हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पे हमने सीएफटी थ्योरी ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में पढ़ी थी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट करती हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रिपल्शन ऑफ द लिगेंड। नेक्स्ट है सीएफटी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नन ऑफ द डी ऑर्बिटल पॉइंट एग्जैक्टली टूवर्ड द लिगेंड। ऑक्टाहेड्रल में आपने पढ़ा था कि वो डी ऑर्बिटल ज़्यादा स्प्लिट करती हैं, यानी कि उनकी एनर्जी ज़्यादा हाई होती है जो अलोंग द एक्सिस होती हैं। कौन सी थी वो ऑर्बिटल? ईजी ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। वो ऑर्बिटल उसमें ज़्यादा एनर्जी की होती हैं, स्प्लिट ज़्यादा कर जाती हैं। बट इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल के केस में कि नन ऑफ द डी ऑर्बिटल, कि कोई भी डी ऑर्बिटल एग्जैक्टली टूवर्ड्स द लिगेंड की डायरेक्शंस में नहीं होती हैं एंड देयरफॉर द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी विल बी। इसीलिए जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, सीएफएसई वैल्यू होती है, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या ऑक्टाहेड्रल फील्ड के कंपैरिजन में कम होती हैं। लिखा है स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी विल बी लेस देन दैट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल फील्ड। द थ्री ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल के केस में क्या होगा? अलोंग द एक्सिस तो कोई भी ऑर्बिटल नहीं होती है, तो जो नियरली होती है लिगेंड के डायरेक्शन में, लिगेंड जिस तरीके से जिस तरफ से अप्रोच करेगा तो उसके नियर जोन से भी ऑर्बिटल नियर पड़ेगी, वो उसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, यानी उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी। द थ्री ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल के केस में जो थ्री ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स आर पॉइंटली क्लोज टू द डायरेक्शन इन विच द लिगेंड अप्रोच, कि उसके ज़्यादा क्लोज है कौन सी वाली? ये थ्री ऑर्बिटल जिधर से लिगेंड अप्रोच कर रहा है उस डायरेक्शन में ये ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ये ज़्यादा क्लोज पड़ रही हैं। वाइल द टू ऑर्बिटल किसके कंपैरिजन में? जो टू ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर के आर लाइंग इन डायरेक्शन बिटवीन द लिगेंड। ये दोनों ऑर्बिटल किसके? लिगेंड के बीच में पड़ती हैं। बाकी नियरली कौन सी हैं? ये थ्री ऑर्बिटल। इसीलिए इन थ्री ऑर्बिटल की एनर्जी इन टू ऑर्बिटल के कंपैरिजन में हाई होती है। Therefore the energy lying in between therefore the energy of the three orbital will be raised। इसीलिए इन थ्री ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है while the energies of two orbital will be lowered in the presence of tetrahedral field। tetrahedral field का मतलब जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो tetrahedral field डेवलपमेंट होगा। द डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल, तो डीजनरेसी का मतलब जब एनर्जी सेम स्टेट में होती है, जब इफेक्ट नहीं पड़ता, लिगेंड का कोई अप्रोच नहीं होता, तो ऑर्बिटल जो 5 ऑर्बिटल्स हैं डी की उनकी एनर्जी सेम रहती है। तो उनकी जो डीजनरेसी है टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या हो जाती है? जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया टेट्राहेड्रल फील्ड डेवलपमेंट हुआ, क्रिस्टल फील्ड डेवलपमेंट हुआ, उसकी वजह से डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाती हैं, कुछ हायर एनर्जी लेवल में चली जाती हैं और कुछ लोअर एनर्जी लेवल में। तो कौन सी वाली जाती हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स हायर एनर्जी लेवल में विल बी थ्री ऑर्बिटल विल बी रेज एंड द रेस्ट ऑफ द ट्रू ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर गोज इन टू द लोअर एनर्जी लेवल। अपोजिट होता है बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल के केस का। The two cases, the two d orbital डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर बिकम मोर स्टेबल। अब ये लोअर एनर्जी में जाएंगी तो कैसी होंगी? मोर स्टेबल होंगी एंड देयर एनर्जी आर लोवर्ड, और इनकी एनर्जी कैसी होगी? लोवर्ड होगी। दीज आर डेजिग्नेटेड एज, हम ऑक्टाहेड्रल के केस में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर को ईजी ऑर्बिटल से शो कर रहे थे, वहाँ पर ये हायर एनर्जी की थी क्योंकि ये अलॉन्ग द एक्सिस थी। बट इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल के केस में इसका डेजिग्नेशन है ओनली ई, जी नहीं हम यूज़ करते हैं, बिकॉज इन द टेट्राहेड्रल केस ज्योमेट्री हैज़ नो सेंटर ऑफ इन्वर्जन सिमेट्री। इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन सिमेट्री नहीं होती, जिस वजह से यहाँ पर हम जी सबस्क्रिप्ट यूज़ नहीं करेंगे, ओनली ई। सेकेंड, द थ्री ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स बिकम्स लेस स्टेबल। अब हायर एनर्जी के हैं तो लेस स्टेबल होंगे एंड देयर एनर्जी आर रेस्ट। दीज आर डिजिग्नेटेड एज T2 ऑर्बिटल। इसको हम कैसे शो करते हैं? कौन से डिजिग्नेशन से? T2 ओनली। इन द टेट्राहेड्रल फील्ड, ये आपको टेट्राहेड्रल फील्ड दिख रहा होगा। In the tetrahedral field, these are the degenerate orbital of the 5 degenerate orbital हैं डी एक्स वाई डी वाई। तब जब टेट्राहेड्रल फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं था, क्रिस्टल फील्ड डेवलपमेंट नहीं हुआ क्योंकि लिगेंड ने अप्रोच नहीं किया, तो पांचों की एनर्जी सेम थी। पर जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया तो थ्री ऑर्बिटल की एनर्जी रेज हो जाती है क्योंकि ये लिगेंड जिधर से अप्रोच कर रहा है उसके ज़्यादा नियर है। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स हायर एनर्जी लेवल में, ये थ्री ऑर्बिटल आपको दिख रही हैं, ये हायर एनर्जी लेवल में चल जाती हैं, और टू जो हो जाती है उनकी एनर्जी लोअर हो जाती है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग होना, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया है टू सेट ऑफ द ऑर्बिटल में। ये T2 सेट है, ये नीचे E सेट है।
इनकी जो एनर्जी डिफरेंस है, बैरी सेंटर में जो एवरेज एनर्जी वैल्यू होती है 0 होती है, बट इन द अबाउट 2/5 T2 के बीच का जो डिफरेंस है वो 2/5 डेल्टा टी, नीचे जो E के बीच का डिफरेंस है 3/5 डेल्टा टी। द टोटल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू सेट ऑफ द ऑर्बिटल T2 एंड E, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है ये क्या है, डेल्टा टी है। वहाँ पर हम डेल्टा ओ से डिनोट करते थे क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल के केस में हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे डेल्टा टी से डिनोट करेंगे तो ये क्योंकि टेट्राहेड्रल के केस में पढ़ रहे हैं। तो दिस इज टेट्राहेड्रल या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो इस तरीके से टेट्राहेड्रल केस में स्प्लिटिंग होती है। डेल्टा टी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू सेट ऑफ द ऑर्बिटल T2 एंड E इज कॉल्ड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द टेट्राहेड्रल फील्ड। ये मैंने आपको बता दिया। आपसे पूछा जाए कि रिलेशनशिप क्या है डेल्टा टी एंड डेल्टा ओ के बीच में। डेल्टा टी इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, डेल्टा ओ इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ इज़ द ऑक्टाहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी, तो इनके बीच का जो रिलेशन है डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ। देन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू CFT। CFT के अकॉर्डिंग कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं। इन केस ऑफ, ये केस मैं ऑक्टाहेड्रल के केस में बता रही हूँ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे होगा। अगर D1 का कन्फिग्रेशन है, अगर सेंट्रल मेटल एटम में एक ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है D में, तो उसको हम किस तरीके से फिल करेंगे। आपको पता है ऑक्टाहेड्रल केस में T2G ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल में होती है और EG ऑर्बिटल कहाँ होती है, हायर एनर्जी लेवल में। ये EG है आपकी और ये T2G नीचे वाली। तो जब D1 का कन्फिग्रेशन है, ये लिखा है आपका D1 के कन्फिग्रेशन यानी कि D में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन T2 में ही आते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपका T2G में आ जाएगा। सेकेंड, अगर D2 का कन्फिग्रेशन है, D2 के कन्फिग्रेशन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं D ऑर्बिटल में, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, T2G में ही फिल किए जाएंगे पहले इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिटल यानी कि DXY एंड DYZ में। उसके बाद जब D3 का कन्फिग्रेशन है, तभी भी 3 इलेक्ट्रॉन आराम से 1, 2 एंड 3 फिल हो जाएंगे इन द T2G ऑर्बिटल। ये सिंपल से केस हैं D1, D2, D3, बट चेंजेस कहाँ आते हैं, D4 कन्फिग्रेशन में 2 पॉसिबिलिटी हो जाती हैं। कैसे, इन केस ऑफ D4 कॉम्प्लेक्स 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल, एक T2G और एक EG। ऑक्टाहेड्रल के केस में T2G ऑर्बिटल नीचे होती हैं लोअर एनर्जी में और EG ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल में होती है। तो 2 सेट हैं। अब हम क्या करें, पेयरिंग करें या उनकी एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर दें। हुंड रूल के अकॉर्डिंग तो हम क्या करते थे कि एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर देते, उसके बाद पेयरिंग कर देते। बट यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन जाती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन में ऑक्यूपाई लोअर सेट ऑफ द ऑर्बिटल। हो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, लोअर सेट ऑर्बिटल में ही भरे जाएं, फिल किए जाएं, विद 1 इलेक्ट्रॉन गेट्स पेयर्ड। कैसे, 3 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए, तो 4th इलेक्ट्रॉन जो होगा उसे पेयर कर दिया जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी, दैट इज़ T2G4। तो कैसा कन्फिग्रेशन होगा, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। ये कब एक्सपीरियंस होता है, जब स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होता है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी देयर। सेकेंड केस, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी है, द 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई लोअर सेट। 3 इलेक्ट्रॉन पहले नीचे वाले T2G ऑर्बिटल में फिल कर दें, एंड द 4th इलेक्ट्रॉन, जो 4th इलेक्ट्रॉन है, गोज टू द वन ऑफ द हायर सेट ऑफ द ऑर्बिटल, दैट इज EG ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में जंप करके चला जाए। तो T2G3 एंड EG1 कन्फिग्रेशन सेकेंड केस में इस तरीके से। फॉर एग्जांपल नीचे आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया, या तो D4 के कन्फिग्रेशन में हम एक एक इलेक्ट्रॉन पहले T2G ऑर्बिटल में भर दें। ये आपका T2G ऑर्बिटल है, ठीक है, 1, 2, 3 एंड पहली पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि नीचे वाले ऑर्बिटल यानी T2G ऑर्बिटल में क्या कर दे, पेयरिंग कर दे। 4th इलेक्ट्रॉन यानी ये कैसा हो गया, T2G4, यानी T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये कि पहले हम 3 इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में भर दें। ये T2G ऑर्बिटल है, लोअर एनर्जी लेवल 1, 2 एंड 3, तो T2G में कितने हो गए, 3। एंड ऊपर जो ये EG वाला ऑर्बिटल है, अब हमारे D4 का कन्फिग्रेशन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर EG ऑर्बिटल में। तो ये कैसा कन्फिग्रेशन होगा, T2G3 एंड EG1। तो ये 2 पॉसिबिलिटी होती हैं जब D4 या D5, D6 के कन्फिग्रेशन जब आते हैं। विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ पॉसिबल, कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करें और हैज़ द लोअर एनर्जी डिपेंड्स अपॉन डेल्टा ओ और डेल्टा टी। ये किस पर डिपेंड करेगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करें,
वो डिपेंड करता है कि डेल्टा ओ और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है। एंड द पेयरिंग एनर्जी पी पेयरिंग एनर्जी पी पर डिपेंड करेगा। द CFSE अब क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो है डेल्टा ओ या डेल्टा टी ये किस पर डिपेंड करती है, लिगेंड के नेचर पर, कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है, आपको कैसे ध्यान रखना है, कैसे आपको इलेक्ट्रॉन फिल करनी है। इफ़ द डेल्टा ओ लेस देन पी, इफ़ डेल्टा ओ इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू सेट ऑफ द ऑर्बिटल, उनके बीच का जब डिफरेंस कम हो, ठीक है, ये याद रखना, अगर डेल्टा ओ की वैल्यू यानी कि डिफरेंस जो है दो ऑर्बिटल का T2G और EG के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो, वी हैव द वीक फील्ड। इट मीन्स कैसा फील्ड है, वीक फील्ड है। जो वीक फील्ड होता है तो हमें याद रखना है कि हुंड रूल फॉलो करना है इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए। हुंड रूल क्या बोलता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सारे ऑर्बिटल में फिल कर दिए जाएँ, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट हो। द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर वन ऑफ द EG ऑर्बिटल, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ चल जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में EG ऑर्बिटल में, गिविंग द कन्फिग्रेशन T2G3 एंड EG1। जो सेकेंड पॉसिबिलिटी थी वो कब फॉलो होगी, डेल्टा ओ की वैल्यू जब कम होगी पेयरिंग एनर्जी से। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, सेकेंड केस बनता है जब डेल्टा ओ की वैल्यू यानी कि दो सेट ऑफ द जो एनर्जी है दोनों सेट के बीच की वो अगर ज़्यादा हो पेयरिंग एनर्जी से, वी हैव द स्ट्रॉन्ग फील्ड, तब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, आर द पेयरिंग विल अकर, तब पेयरिंग आपने करनी है इन द T2G ऑर्बिटल में ही। EG ऑर्बिटल में आपने फोर्थ इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करना, किसमें करना है, T2G में। EG ऑर्बिटल रिमेनिंग अनऑक्यूपाइड, तो EG ऑर्बिटल कैसी रहेंगी, अनऑक्यूपाइड रहेंगी, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, गिविंग द कन्फिग्रेशन अबाउट T2G4, इट विल बी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट वाले जो वीक फील्ड वाला आपका कॉम्प्लेक्स होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं और सेकेंड केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है वीक फील्ड ऑफ लिगेंड, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे वीक फील्ड ऑफ लिगेंड है, देन फॉर्म द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके बीच का आप देख सकते हैं इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिपल्शन नहीं होता, वीक रिपल्शन होने की वजह से ऑर्बिटल उतना ज़्यादा स्प्लिट नहीं करती हैं, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या है, कम होता है। यहाँ लिखा है डेल्टा ओ स्मॉल, तो इनको एक एक इलेक्ट्रॉन जब हमने 1 2 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो आसानी से हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी गैप कम है। बट स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड के केस में क्या होता है कि पेयरिंग क्यों की जाती है, एक एक इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिया, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन की वजह से इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा उसे यहाँ पर भरने के लिए बहुत हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इन कंपैरिजन टू कि ये वहाँ पे पेयर हो जाए। तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या हो जाता है, पेयर हो जाता है, और जब पेयरिंग हो जाती है तो कॉम्प्लेक्स बनता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और वीक फील्ड लिगेंड के केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हाई डेल्टा ओ की वैल्यू, सो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म। देन वीक फील्ड लिगेंड डेल्टा ओ की वैल्यू लो होगी तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म। देन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, किस तरीके से मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर आपको बताया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल FeCN6 3 नेगेटिव, इन दिस केस Fe3 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे आयरन कैसा है, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में हैज़ 3d5 कन्फिग्रेशन, डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो D5 कन्फिग्रेशन है। इन दिस केस CN नेगेटिव इज़ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, आपको पता है साइनाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। इट विल मोर स्प्लिटिंग, तो इसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। अब स्प्लिटिंग ज़्यादा है, जब आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो हाई डेल्टा ओ की वैल्यू होती है, और हाई डेल्टा ओ की वैल्यू होती है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं इन द लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल में ही क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। यहाँ लिखा है देन डेल्टा ओ इज लार्ज, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन T2G ऑर्बिटल, देन कॉम्प्लेक्स विल बी लो स्पिन विल बी फॉर्म। अब लो स्पिन हो जाएंगे तो देखते हैं इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक रह जाता है, तो इसलिए पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। देन सेकेंड केस FeH2 3 पॉजिटिव, in this case also Fe3 positive in the third oxidation state has 3d5 configuration, D5 configuration। H2 is a weak ligand, यहाँ पर वाटर जो है वो वीक लिगेंड है, इट विल लेस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल को उतना ज़्यादा स्प्लिट नहीं कर पाता जितना कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड करते हैं। तो जब ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं है, डेल्टा ओ की वैल्यू स्मॉल है, तो इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई इन EG ऑर्बिटल, तो पेयरिंग के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इन कंपैरिजन टू EG ऑर्बिटल में अगर फिलिंग करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स विल भी कैसा बनेगा, हाई स्पिन। द मैग्नेटिक बिहेवियर इज द पैरामैग्नेटिक।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है Fe6 3 नेगेटिव लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आपको पता है कि इनके बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। लार्ज वैल्यू ऑफ द डेल्टा ओ, लार्ज डेल्टा ओ की वैल्यू जब होती है तो पेयरिंग हो जाती है और कॉम्प्लेक्स विल बी लो स्पिन। यहाँ पे दिख रहा होगा D5 का कन्फिग्रेशन है, T2G में ही 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। इन दिस केस FeH2O6 H2 इज द वीक लिगेंड, सो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म। क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बीच में कम है, इसके क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो गैप है डेल्टा ओ की वैल्यू स्मॉल है, तो इनके एक एक इलेक्ट्रॉन पहले हुंड रूल के अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे, तो एक भी पेयर नहीं होता, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड एंड 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो it will also be paramagnetic in nature. Then color in coordination compound. The transition metal have the property कि transition metal जो होती हैं जितनी भी have the property, उनमें property होती है to absorb certain radiation। जो white light या visible region of spectrum होता है उसमें से कुछ radiations को absorb करने की इनके अंदर tendency होती है। The reflected light, कुछ light तो ये absorb कर लेती हैं और कुछ light क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं, ट्रांसमिट कर देती हैं। जो ट्रांसमिट करती हैं वही हमें विजिबल होती है, मतलब वही दिखाई देती है, तो हम बोलते हैं कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या इस ट्रांजिशन मेटल का कलर ऐसा होता है। ट्रांजिशन मेटल हैव द प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब सर्टेन रेडिएशन फ्रॉम द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, एज अ रिजल्ट द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कलर्ड। तो विजिबल लाइट और वाइट लाइट भी बोलते हैं इसको, इज अ मिक्सचर। होता क्या है, मिक्सचर होता है रेडिएशंस का ऑफ मैनी वेवलेंथ। रेंजिंग कहाँ से होती है, फ्रॉम ब्लू about 400 nanometer to red about 700 nanometer. When some of these wavelength are removed, कुछ wavelength की जो radiations है इसमें से remove हो जाती हैं from a beam of white light by, जब white light पास करेंगे तो एक सैम्पल से जब हम इस वाइट लाइट को पास कर रहे हैं तो उसमें से कुछ रेडिएशंस रिमूव हो जाती हैं। देन द ट्रांसमिटेड लाइट, जो बाकी हमें दिखती हैं ट्रांसमिटेड लाइट इज़ नो लॉन्गर वाइट, वो वाइट नहीं दिखेगी, वो कलर्ड दिखेगा, क्योंकि कुछ रेडिएशंस उस सैम्पल ने क्या कर लिए होंगे, एब्जॉर्ब कर लिए होंगे। द कलर वी सी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जो कलर हमें कॉम्प्लेक्स का दिखता है इन द वे मे बी इन सॉलिड स्टेट मे बी इन सॉल्यूशन स्टेट, इज़ ड्यू टू द लाइट, लाइट की वजह से, विच इज़ नॉट, जो कि एब्जॉर्ब नहीं करता सैम्पल, बट विच इज़ ट्रांसमिटेड, जो कि रिफ्लेक्ट हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री कलर, या इसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी बोलते हैं। जो उसने एब्जॉर्ब किया उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें शो होता है या सी दिखाई देता है। सारे बच्चे आ गए हैं। Then the color of the transition metal, color wheel, a color wheel to determine the complementary color, ये डिटरमाइन करता है या बताता है हमें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो भी किसी सैम्पल ने लाइट एब्जॉर्ब की है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होगा, मतलब कौन सा हमें विजिबल होगा। एब्जॉर्ब रेड कलर, यहाँ पूरा व्हील दिख रहा होगा, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू एंड वॉयलेट। रेड कलर 800 नैनोमीटर, फिर इसकी जो रेंजिंग दी हुई है 650 नैनोमीटर, ऑरेंज के बाद 600 नैनोमीटर एंड 560, ग्रीन 490, ब्लू 430, उसके बाद 400 नैनोमीटर वॉयलेट। देन अगर कोई सैम्पल रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स रेड कलर, तो हमें सीन कौन सा होगा, जो ट्रांसमिट होगा कलर वो हमें कौन सा दिखाई देगा, अपीयर्स ग्रीन कलर, या हमें दिखाई देता है ग्रीन कलर, तो हम बता सकते हैं कि उस सैम्पल ने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करी होगी, रेड कलर की लाइट, अबाउट 400 या 500 के समथिंग वेवलेंथ वाली। तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री व्हील, या ये हमें बताता है कि कौन सा कलर या किस तरीके का कलर हमें दिखाई देगा मेटल का, अगर उसने लाइट कौन सी एब्जॉर्ब करी है। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।